भद्रा क्रतुः यन्तु विश्वता, अर्थात सभी दिशाओं से कल्याणकारी विचार हमारी तरफ आए। इसी दिशा में आज 25 सितंबर 2022 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 106वीं जयंती के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का सादर अभिनंदन है। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के क्रम में सबसे पहले दीप प्रज्वलन के लिए अतिथिगणों का स्वागत। आप लोगों से आग्रह क्या करते डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट से आए हुए हारमोनियम पे नमा शिवाय तिवारी, आकाश कुमार, ढोलक पे अनुभव मिश्रा, सात्विक, साक्षी त्रिपाठी एवं मधुरिमा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर मनमोहन कृष्णा का पुष्पगुच्छ, सॉल एवं प्रतीक चिन्ह से सम्मानित करें। दीनदयाल उपाध्याय जयपीठ के चेयरपर्सन प्रोफेसर मधुरेन सर आज के कार्यक्रम से आयोजित भी है,
उनसे आग्रह है कि वे आए एवं वेलकम स्पीच दें। राजनीति विज्ञान विभाग में नवस्थापित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के तत्वावधान में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती समारोह उनकी 106वीं जन्म तिथि के अवसर पर इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता प्रोफेसर मनमोहन कृष्ण जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कला संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर एच.एस. उपाध्याय जी, राजनीति विज्ञान विभाग के इस सभागार में उपस्थित विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वी.के. राय जी, हमारे सहकर्मी इस विभाग के आचार्य प्रोफेसर राजपाल गुडानिया जी, डॉक्टर कार्तिकेय जी, डॉक्टर चतुर्वेदी जी, इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे विभिन्न संकायों, विभागों और विशेषकर राजनीति विज्ञान विभाग के सक्रिय कर्मठ मेरे शोधार्थी, यह अत्यंत हर्ष की बात है कि इस विश्वविद्यालय में भारत सरकार ने विशेषकर प्रधानमंत्री जी के संकेत पर, उनकी पहल पर इस विश्वविद्यालय में इस पीठ की स्थापना की गई है। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस दायित्व के निर्वहन के लिए मुझे विश्वविद्यालय ने चुना है। मुझे आशा है और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पीठ के माध्यम से जो विभिन्न अकादमिक गतिविधियां हैं वह समय समय पर आयोजित की जाएंगी और इस पीठ के माध्यम से हमारा प्रयास यह भी रहेगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को समकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की श्रृंखला में हम अध्ययन, अध्यापन और शोध के विषय के रूप में प्रोन्नत करें, प्रोत्साहित करें और जिस तरह लोक मंगल की कामना से पूरा उनका दर्शन संतृप्त है, उस लोक मंगल की कामना को किस तरह और किस रूप में हम उसे मूर्त रूप प्रदान करेंगे और अपने शोध के माध्यम से कल्याण का क्या, विकास का क्या कोई मॉडल हम विकसित करने में सक्षम समर्थ हैं, ये सारी चुनौतियां हैं हमारे सामने। और इसी पृष्ठभूमि के साथ मैं आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मनमोहन कृष्ण जी, जो अर्थशास्त्र विभाग के भूतपूर्व विभाग अध्यक्ष हैं, नीति आयोग के सलाहकार भी हैं, और इतना ही नहीं, तो विश्वविद्यालय को वर्तमान में जो गरिमामय स्थान प्राप्त हुआ है उसमें इस यज्ञ में जो उनकी आहुति है वो कोई छिपी बात नहीं है। वो निरंतर उम्र के इस पड़ाव पर भी वो अपना सहयोग, अपना सक्रिय योगदान, चाहे जो मंच हो, मैंने इतने कम से अल्प समय में देखा है कि उनका योगदान इस विश्वविद्यालय को निरंतर मिलता रहा है। और बड़े अल्पकाल की सूचना पर उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। यह पीठ और विभाग उनकी इस स्वीकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती है। हम कृतज्ञ हैं और साथ ही साथ हम विभाग की ओर से, पीठ की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि विश्वविद्यालय की परंपरा में विश्वविद्यालय के
आयोजनों में यदि संकाय के अधिष्ठाता की उपस्थिति न हो तो शायद उस आयोजन में ऊर्जा, उस आयोजन को कोई दिशा नहीं। हमारे अल्प समय के इस आमंत्रण को अधिष्ठाता महोदय ने न केवल स्वीकार किया बल्कि अपनी लिखित सहमति प्रेषित कर हमें हमारा मनोबल बढ़ाया, हमें उत्साहित किया और जो रोड मैप हमने तैयार किया है इस आयोजन के लिए उस पर आगे जाने के लिए उन्होंने हरी झंडी दी। अपना आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने कहा मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। मैं अत्यंत विनम्रता से अपने कला संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर एच.एस. उपाध्याय का इस आयोजन में, इस जयंती समारोह में अध्यक्षता स्वीकार करने के लिए उनको धन्यवाद भी देता हूँ, साथ ही साथ उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि उनके नेतृत्व में संकाय में इस प्रकार की गतिविधियां निरंतर होती रहेंगी और नई नई उपलब्धियां विश्वविद्यालय के इतिहास में जुड़े, नए नए अकादमिक आयाम जुड़े, साथ ही साथ एक नया अध्याय इस पीठ के माध्यम से भी कला संकाय में जुड़े, यह मेरी चेष्टा रहेगी। एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इसी श्रृंखला में मैं अपने विभाग के आज जो विभागाध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ साथी प्रोफेसर वी.के. राय जी, आज विभिन्न अनुष्ठानों में उनकी व्यस्तता थी, लेकिन उन समस्त अनुष्ठानों और संकल्पों को पूरा करते हुए उन्होंने विभाग का नेतृत्व स्वीकार किया। उनकी उपस्थिति से हम ऊर्जास्वित हैं, हम काफ़ी प्रसन्न हैं। इसलिए इस आयोजन के उद्घाटन समारोह में मैं अपने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वी.के. राय का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच प्रोफेसर राजपाल बुढ़ानिया जी भी उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो अकादमिक कार्य में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने वचन दिया था कि मैं आऊँगा और आप सबकी गरिमामय उपस्थिति से आयोजन अच्छा होगा, बढ़िया होगा और अपने अभीष्ट को प्राप्त करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार मैं अपनों के बीच अपने का प्रोफेसर राजपाल बुढ़ानिया जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ अपने इस विभाग के जो कार्य करने में जो विभागीय कर्मचारीगण हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, सीमेट से हमारे चतुर्वेदी जी यहाँ उपस्थित हैं, अन्य विभागों से भी लोगों के आने की सूचना मिली है, उन सब का मैं एक बार हृदय से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आपके ओजस्वी शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण, मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता प्रोफेसर मनमोहन कृष्णा सर से आग्रह करूंगी कि आए एवं हम सबको लाभान्वित करें। एक कविता है बहुत छोटी सी, आपका नाम कविता है वो अलग बात है। मैं एक बड़ी मशहूर कविता की बात कर रहा हूँ, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। बड़ी मशहूर, एक तरीके से तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा मशहूर प्रसाद जी का कोई भी लेखन नहीं है, कामायन। उसमें दो लाइनें हैं बड़ी अच्छी। कुसुम कानन अंचल में मन, पवन प्रेरित सौरभ साकार। आगे मैं नहीं सुना, केवल इन्हीं शब्दों पर रहूंगा। कानन माने जंगल, बहुत खूबसूरत होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। उसमें कुसुम कानन माने फूलों का जंगल, और उसमें भी अंचल, जैसे साड़ी का अंचल, यानी जो सबसे अच्छा हिस्सा हो। कुसुम कानन अंचल में मन, पवन प्रेरित, पवन से भी सारी चीजें चल रही हैं। तो ऐसा बढ़िया दिन, ठीक है ना। अब इस बढ़िया दिन के बारे में सोचिए। पितृ विसर्जन अमावस्या का दिन, हर आदमी अपने घर में कामों में बड़ा व्यस्त, कभी कभी संडे का मौका मिलता है, थोड़ा सा आराम करने का समय, घर में पति पत्नी के संग खाना खाने का समय, दाल चावल मिलने का समय,
और ऊपर से 2:30 बजे कुसुम कानन अंचल में, जरा ध्यान से सोचिए कि कितने खूबसूरत समय पर हम लोग बैठे हैं, जहां कितने आराम से निद्रा सबको आ रही है। ये बेचारे बजा रहे थे बड़ा अच्छा ढोलक हारमोनियम, तब भी निद्रा से जगा नहीं पा रहे थे बेचारे। उस समय पर मुझसे कहा जा रहा है पवन प्रेरित सौरभ साकार। बोलना किस विषय पर है? पंडित दीनदयाल जी पर। कितने लोगों ने दीनदयाल जी को पढ़ा होगा? उसमें से मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी, सबसे नीरस विषय का विद्यार्थी। ऐसा लोग मानते हैं कि अर्थशास्त्र पढ़ते पढ़ते लोगों को नींद आने लगती है। तो वो समझ है। ये शायद कार्यक्रम इसीलिए आवश्यक है कि उन्होंने बताया कि आज उनका बर्थडे था, तो आज कार्यक्रम करना ही था। तो हम लोगों को लग रहा था कि कार्यक्रम अगर सवेरे 10 बजे के करीब होता तो हम लोग थोड़ा जगते जगते इस कार्यक्रम में भाग लेते, या शाम को 4 बजे होता, चाय पीने के साथ साथ आनंद लिया जाता। लेकिन अब मधुरेंद्र जी हैं, इनकी मधुरता इतनी अधिक है कि इन्होंने आप सबको जगाने के लिए मुझे यहाँ खड़ा कर दिया है। तो मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ और कुछ ना कुछ बोलूँगा ही, और आपको झेलना पड़ेगा ही। यू आर बॉन्डेड लेबर। आप एक बंधुआ मजदूर हैं, भाग नहीं सकते। वहाँ भी एक गेट पर खड़ा है, यहाँ पर भी एक गेट पर खड़ा है, कोई जाने आपको देगा नहीं। तो इसलिए मजबूरी में सुनिए। मैंने इस कटाक्ष को क्यों बोला? क्योंकि मैं कई बातें आज कटाक्ष के रूप में क्यों करूंगा ये भी बता। हम जिन महानुभावों की बात आज कर रहे हैं, पंडित दीनदयाल जी, उनके बारे में आपने जो जो पढ़ा हो मैं नहीं जानता। मैं आपको कुछ चीजें जरूर बता देता हूँ। वे कहाँ जन्म लिया, ये सब बातें करने से कोई फायदा नहीं। उनकी कहानियां भी बड़ी प्रसिद्ध है कि 8 साल के थे तो उनके घर डाकू घुस गया। तो डाकू से बोले आप यहाँ क्यों आए? अरे डाकू का काम है बड़े बड़े को लूट के गरीबों को मदद करना, आप गरीबे के घर में लूट मार मचा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत कहानियां उनके बारे में हैं। उनके कहानियों के बारे में बात नहीं करते, लेकिन जहां से उनकी शुरुआत होती है वहां से बात है। एक समय था 1940 के आसपास, जब पूरे देश में आजादी के बारे में हर नर नारी हर तरीके से समर्थन कर रहा था। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं? मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी अनडिस्प्यूटेड लीडर क्यों थे। इसको समझने की जरूरत है। विश्वास करिए कि उस समय के आप, मैं सिर्फ 5 नेताओं का नाम गिना रहा हूं, लेकिन अगर आप मुझसे 25 कहेंगे तो मैं 25 के बारे में बताऊंगा जो महात्मा गांधी के विचारों के समर्थक नहीं थे। एक एक आदमी को उठा लीजिए। पहला आदमी उठाइए, अंबेडकर जी। वो कहते थे आजादी बाद में आनी चाहिए, पहले इस छुआछूत को अगर दूर नहीं किया गया तो यह देश में कलंक के रूप में रहेगा। पहली आजादी इस जातिवाद कलंक से, और तब हम अंग्रेजों से लड़े। दूसरा पंडित नेहरू, उनके पर तो ज्यादा बात करनी पड़ेगी। पंडित नेहरू का एक विचार था कि यूरोपियन और वेस्टर्न सिस्टम जो है वही विकास ला सकता है। जो भारतीय सनातन परंपरा है, जो भारतीय प्रणाली है, वह भारत में विकास नहीं ला सकती। और आपको शायद मालूम होगा, आप तो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, कि भारत में जो सेकंड 5 ईयर प्लान और बाकी सारी चीजें शुरू हुई वो पूरी तरीके से रूस की नकल थी। पूरी प्लानिंग ही रूस से लाई गई। पूरा औद्योगिक क्रांति हमारी रूस के माध्यम से आई थी। वह भारतीय या महात्मा गांधी के कम से कम नक्शे कदम पर चलने वाली क्रांति नहीं। सरदार पटेल बिल्कुल महात्मा गांधी से असहमत थे, बिल्कुल असहमत। हर चीज उनके काम करने का तरीका ही बिल्कुल अलग था। वो यूनिटी की बात करते थे, बाकी चीजों की बात करते थे, उनमें डाइवर्सिटी के बारे में बात नहीं करते थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस तरह की बातें करते थे। महात्मा गांधी किसी के विचारों में सहमत नहीं करते। अब हम आपसे बता रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके विचारों को पढ़िए शिक्षा के संदर्भ में, और गांधी के विचारों को पढ़िए शिक्षा के संदर्भ में, बिल्कुल डिफरेंट। मैं कितने नाम गिना दूंगा जो आजादी के लड़ाके थे, बहादुर थे, सब कुछ थे, लेकिन उनका विमर्श गांधी से अलग था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो कुछ कहने ही नहीं। वो तो बार बार छोड़ के ही कांग्रेस चले जाते थे कि आपके ढंग से लड़ाई आजादी मिलेगी,
मुझे डाउट है अहिंसा से कहीं लड़ाई नहीं थी, आजादी मिलने के लिए हमें अपने देश का खून बहाना पड़ता है। हर व्यक्ति अलग था, लेकिन हर व्यक्ति एक ही बात कहता था कि महात्मा गांधी जो भी कहते हैं मैं उसका अनुसरण करूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो पहली अपनी ब्रिगेड बनाई तो उसका नाम रखा महात्मा गांधी। पंडित नेहरू ने जो पहली प्लानिंग कमेटी की मीटिंग रखी तो उसमें एग्रीकल्चर को शामिल किया, लैंड टू द टिलर। आजाद जी की आप पहली एजुकेशन पॉलिसी पढ़ लीजिए और देखिए उसमें महात्मा गांधी की ही पूरी पॉलिसी लिखी हुई है। स्वराज 2009 पढ़ लीजिए और वो पढ़े। अंबेडकर जी सब चीज के लिए तैयार थे, लेकिन अंत में उन्होंने कहा नहीं, महात्मा गांधी जी के साथ ही मैं रहूंगा और इस आजादी की लड़ाई में भाग लूंगा। जितने बड़े नेता थे, किसी के विचार उनसे न मिलते हो, लेकिन उनके सामने, उनके औरा के सामने किसी के बोलने के बारे में सोचा भी नहीं गया, और जो महात्मा गांधी ने किया वही हुआ। लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जो प्रारंभ से उनके साथ नहीं खड़ा था और आजादी के समय भी नहीं खड़ा था, और वो थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उन्होंने कहा मैं आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का साथ नहीं दूंगा। आज भी आरएसएस वालों के बारे में कहा जाता है कि आजादी की लड़ाई के समय वे कांग्रेस के साथ नहीं थे, वे देश के साथ नहीं थे, बल्कि उनमें से यह भी कहा जाता है कि काफी लोग तो अंग्रेजों के साथ। कम से कम एक उदाहरण ऐसा है, मैं बार बार कहता हूं, मेरे व्यंगों का मतलब कुछ और होता है। मैं उनके बारे में कोई अच्छी या बुरी बात नहीं कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। अपने विचारों पर दृढ़ रहना एक बहुत बड़ी बात, शुरू से अंत तक दृढ़ रहना, एक ही बात कहते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। 1942 के उनके लेखों को पढ़िए, मैं आपको उनके 5-6 लेखों के बारे में बताऊंगा, ज्यादा के बारे में बात करने का समय नहीं। उनको आपको जानकारी होगी कि 2 उन्होंने पुस्तकें लिखी थी, सम्राट चंद्रगुप्त, और दूसरी पुस्तक लिखी थी आदिगुरु शंकराचार्य। सिर्फ 2 ही पुस्तकें इनकी। उन्होंने लिखा बहुत जगहों पर है, सबसे ज्यादा उन्होंने बाद में जिसको हम अब यंग इंडिया या तरुण भारत कहने लगे हैं उसमें लिखा है, लेकिन वे पांचजन्य के भी संपादक थे, राष्ट्र भारत संदेश के भी संपादक थे, और ये लगातार करते रहे। वो कब से लेकर के कब तक? 42 से लेकर के 1963 तक। उस समय बीजेपी नाम की कोई राजनीतिक दल नहीं था, आरएसएस नाम का एक दल था जिसके वो कार्यकर्ता थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ओपनिंग लाइंस कभी पढ़ लीजिए, जो आरएसएस के अध्यक्ष हुए बाद में, उन्होंने एक ही लाइन लिखी है कि महात्मा गांधी जो कांग्रेस के लिए थे, दीनदयाल वो आरएसएस। पहली लाइन है उनकी, मैं बता रहा हूं आपको, मैं पढ़ के। अब मैं क्यों इस बातों को इतनी देर बताता रहा, बेवकूफ बनाता रहा? जगाने के लिए नहीं, कुछ नई बात आपको समझानी। आपको मालूम है कि भारत में नियोजन 1951 या 52 से प्रारंभ हुआ। पहली योजना आई और दूसरी योजना आई। वो योजनाओं को हम लोग कहते हैं नेहरू महालनोबिस योजनाएं। लेकिन आप में से कितने लोगों को मालूम है कि दोनों योजनाओं के बारे में दीनदयाल जी ने 2 पुस्तकें लिखी हैं। पुस्तकें माने आर्टिकल्स हैं, 8, एक में 8, एक में 9। और उन्होंने बताया है कि ये जो हमारी सेकंड 5 ईयर प्लान है, ये निश्चित रूप से सबसे असफल होगी, इससे खराब कुछ हो ही नहीं सकता। ये लिखने की हिम्मत उस समय कितने लोगों में थी हम बात नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि आपने वो जमाना नहीं देखा, आप उस जमाने के हैं नहीं। आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े उस यूनिवर्सिटी का मैं नहीं पढ़ा। आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ट्विटर यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उस विश्वविद्यालय में मैं प्रायः प्रवेश नहीं करता, मैं प्रायः अपनी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता रहता हूं, तो इसलिए मैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं जानता क्या लिखा क्या नहीं। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं कि उन्होंने क्या लिखा, और इसको पढ़िएगा, उनकी ओरिजिनल किताबों से पढ़िएगा, तब तो आपको कुछ समझ में आएगा, वरना नहीं समझ आएगा। उन्होंने किताब भी लिखी है, भारत की अर्थनीति कैसी होनी चाहिए। मैं इकोनॉमिक्स का आदमी, उसमें इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। आध्यात्मिकता पर भी उतर आऊंगा थोड़ी देर में अगर मौका लगा तो, लेकिन हरिशंकर जी के रहते उतरना ठीक नहीं रहेगा।
बस कारण ये है कि नेचुरली वो दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि यूरोप ने और अमेरिका ने भारत को पूरी तरह नष्ट कर दिया। हालांकि कुछ चीजें वो लिखना छोड़ गए, मैं उनके बारे में बता रहा। दुनिया के दो बड़े सेंटर थे उस समय, बड़े सेंटर थे। एक कहलाता था बगदाद। बगदाद को कल्चरल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। शायद आपको बगदाद के बारे में बहुत जानकारी ना हो। बगदाद में इतने प्रकार के सोनकारी, चर्मकारी और इतनी चीजें होती थी कि कुछ बता नहीं सकता आपसे। वहां की लिखी कुरान उस जमाने में 150 दिनार की बिकती थी, जिसका दाम आज लगभग 2 करोड़ रुपए सोने से लिखी जाती थी। 1.5 साल में लिखी जाती थी, लेकिन वो बनाते हैं, उसके चित्र बने हुए हैं। शायद उसकी कुछ प्रतियां अभी के लंदन म्यूजियम में या एक आध जगह पर मिल जाएंगी। पूरी दुनिया में एक मशहूर था बगदाद और दूसरा मशहूर था भारत। इसका हैंडीक्राफ्ट्स है ना, बहुत सुना मलमल के बारे में, क्या मुट्ठी में से निकल जाता था। सवाल उसको नहीं, पूरी चीजों का, हर प्रकार की कलाकृतियों का केंद्र कौन था? ये जितना हैंडीक्राफ्ट था दुनिया भरे में, अफ्रीका में अलग ढंग का था, भारत में अलग ढंग का था, अलग अलग देशों में था, ये सब नष्ट हो गया यूरोप के सामने। क्यों? क्योंकि यूरोप में आई औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से वो सामान बनाने लगे बहुत सस्ता। एक कुरान की कीमत 10 पेंस, आजकल के जमाने में अगर बहुत जोड़ लें तो 1.5 रुपया, और हमारी कीमत 150 दिनार। कितने लोग खरीद पाएंगे? शायद 1-2 महाराजा के अलावा। क्या चीज बिकेगी? इंडस्ट्रियल गुड्स। कौन वेट करेगा उस पश्मीना शॉल का जो कश्मीर में बनाई जाती है? 1.5 साल एक औरत को बनाने में लगता है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए होती है। कितने लोग खरीदेंगे और कितनी बिकेगी? पूरा का पूरा हैंडीक्राफ्ट धीरे धीरे नष्ट होता गया और पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल गुड्स इन सारे देशों में आने लगा। मैं केवल भारत की बात नहीं करता हूं, लोग हमेशा भारत के बारे में बात करते हैं क्योंकि मैं इतिहास का एक विद्यार्थी हूं। मैं बताता हूं पूरी दुनिया की हालत है। सब जगह से कच्चा माल कहां जाता था? इंग्लैंड। हम क्या पैदा करते थे? रुई। हमारे 3 बड़े एक्सपोर्ट क्या थे? जूट, रुई और सीधा सीधा चाय। वो चाय जो भारत में कोई पीता नहीं था। 1924 का इश्तेहार आपको आज की डेट में भी दिखा दूंगा, जिसमें लिखा होता था कि एक चाय पीने पर 2 समोसा मुफ्त मिलेगा। हम लोग चाय नहीं पीते, लेकिन हम आज दुनिया के सबसे बड़े चाय पीने वाले देश है। मुझे भी आज चाय पर ही बुलाया गया है, मुंह में भी चाय पर बुलाया जाता है। मैं व्यंग बार बार क्यों करता हूं उसको समझने की कोशिश की। हमारी सारी चीजों को हम क्या करते थे? निर्यात, कच्चा माल, और मैनचेस्टर की मिलें बनाकर हमको बेचती थी कपड़ा, और हम उसी कपड़े को पहनते थे। विरोध कौन किसने किया? गांधी ने या दीनदयाल ने या कुछ। तो वो बार बार एक बात कहते थे कि जो यूरोपीय प्रणाली है वो भारत को सूट नहीं करती, कर ही नहीं सकती। उन्होंने अर्थनीति में पहले 2 चैप्टर लिखे हैं कि हम अमेरिका और रूस, इन दोनों की कॉपी क्यों नहीं करें। अमेरिका में क्या है? पूंजीवाद या कैपिटलिज्म। रूस में क्या है? समाजवाद। लेकिन ये रूस का समाजवाद हो या अमेरिका की पूंजीवाद हो, इनमें मानव कहां है? मानवता के बारे में आप बताएंगे, मैं भी थोड़ी देर के लिए रोक। इसमें मानव कहां है? इंडस्ट्री लग गई, कारखाना लग गया, हम और आप 8 घंटे वहां जाकर काम करेंगे, उसके बाद एक तनख्वाह पाएंगे, फिर दूसरे दिन सवेरे उठ के फिर वहां चले जाएंगे। हम कहां हैं? मानव कहां है? ह्यूमन बीइंग कहां है? हम तो मशीन है। वो मशीन 16 घंटे काम करती है, हम 8-8 घंटे की 2 पालियों में काम करते हैं। अब चाहे वो अमेरिकी प्रणाली हो और चाहे वो रूसी प्रणाली हो, दोनों प्रणालियां क्या बताती हैं? इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर, मशीन, मैकेनाइजेशन। सवाल ये है कि क्या ये प्रणाली भारतीय प्रणाली से श्रेष्ठ है कि हम इसका नकल कर लें, या हमें अपनी प्रणाली बनानी चाहिए? महात्मा गांधी का कितना भी घोर विरोध हो, लेकिन यहां पर अगर आप विचार देखेंगे तो दोनों नहीं 10-12 लोगों के एक साथ मिलेंगे। पंडित नेहरू नहीं मिलेंगे। पंडित नेहरू डिफरेंट तरह के,
एक प्रकार के विचार हैं। ये भारत के विकास के बारे में आप सोचते क्या है? इसका विकास होगा कैसे? बिना कृषि के विकास के हो जाएगा, बिना छोटे उद्योगों के विकास के लिए हो जाएगा, बड़ी बड़ी मशीनों से हो जाएगा, सेवा क्षेत्र से हो जाएगा? क्या ऐसा संभव है भारत? क्यों नहीं आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री की जगह लार्ज स्केल पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाएं? स्केल लार्ज ही रखिए, हर गांव में 4-5 उद्योग हों, स्केल शैल बी लार्ज, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री जिसमें 25,000 मजदूर काम करते हैं, जो केवल धुआं उड़ाकर पूरी डेवलपमेंट को भी खराब करता है, उसका हमें क्या लाभ होगा? कितना साफ उन्होंने अपनी अर्थनीति में लिखा हुआ है, जरा ध्यान से पढ़िए। वो कहते हैं रूस और अमेरिका की नकल भारत को कहीं का नहीं छोड़ेगी। अंडरलाइन। ये बात लिख रहे हैं वो 1961 में थर्ड प्लान से पहले। थर्ड प्लान की समीक्षा करते हुए क्या लिखते हैं वो भी मैं आपको बताऊं। थर्ड प्लान पर भारत में दुर्भाग्य से आपको शायद नेचुरली आप लोग उस समय नहीं थे, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले तो 1962 में चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया और हमारी युद्ध की तैयारियां बड़ी शानदार थी। राइफल फैक्ट्रियों में स्वेटर निकला करते थे, उसके बारे में बात नहीं कर सकते। जहां चीन के सैनिकों के पास, एक सैनिक के पास 1,500 गोलियां होती थी, हमारे एक सैनिक के पास 8 गोली का औसत था। 8 गोली से मार दे, उसके बाद उसको अपनी कतार से लड़ना पड़ता था। ये हमारी युद्ध की तैयारियां थी। छोड़ देते हैं, कभी पढ़िएगा द हिमालयन ब्लंडर नाम की एक किताब जेपी डालवी की, आपको मजा आ जाएगा पढ़कर। छोड़ देते हैं। अब आप अंदाज लगाइए कि थर्ड प्लान के उस साल के बाद 2 साल सूखा पड़ गया और 65 में पाकिस्तान ने भी हमारे ऊपर महान आक्रमण कर दिया है। पाकिस्तान से हम जीत गए, बड़ी कृपा हुई। क्यों जीते, इस विषय में बात करना मैं फिर से बैंक में बोल देता हूं तो लोग नाराज हो जाते हैं। भारतीय सैनिकों या युवाओं से ज्यादा मूर्ख ढूंढे नहीं मिलते। मैं बहुत कहता हूं साफ साफ, नाराज मत होइएगा। अंग्रेज भी यही बात कहा करते थे कि इंडिया सैनिक को भर्ती कर लो, 14 रुपया महीना तनख्वाह थी, जैसे एक बकरा कटा वैसे एक सैनिक कटा। हम लोग इतने मूर्ख हैं कि गोली ना हो, बंदूक ना हो, पैदल ही लड़ने चले जाएंगे, लेकिन मातृभूमि की रक्षा में हम लोग सबसे आगे रहेंगे, चाहे मर के रहें चाहे जीत के रहें। वैसे मूर्खता या साहस की बात नहीं कर रहा हूं, हम आपसे साहसी कहेंगे, हमसे उतने ढंग से बोलते हैं। हिमालय पर पहुंच गए तो साहसी, रास्ते में मर गए तो मूर्ख थे, हिमालय के पीछे चले गए भाई आप। इट इज योर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम। देखिए क्या लिखा उस आदमी ने 62 में, उसने लिखा कि अब तो भारत को समझ में आ जाना चाहिए कि भारत रूस और अमेरिका पर निर्भर नहीं हो सकता, उनकी प्रणाली हम पर लागू नहीं हो सकती। कारण बिल्कुल साफ है, उनकी स्थितियां अलग हैं, हमारी स्थितियां अलग। आगे अर्थनीति में लिखता है कि भारत को किस चीज पर ध्यान देना चाहिए, भारत को कौन से कानून बनाने चाहिए, भारत की कौन सी नीतियां बनानी चाहिए। बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल बात कहता है भारत में कृषि को सबसे अधिक महत्व अगर आप नहीं देंगे तो फिर आप कभी आगे नहीं। क्यों कृषि को महत्व देना है, अभी मैं इकोनॉमिक्स की भाषा में समझाता हूं, फिर अपनी भाषा में आप समझिए। कृषि वो क्षेत्र है, उस समय खास तौर पर आज भी, कि भारत की जनसंख्या का आधा हिस्सा कम से कम वहां पर बेरोजगार, रोजगार जो आप समझे वो है। कहां है, कैसे पता? एक आया था कोरोना और कम से कम 9 करोड़ आदमी बंबई से कहां से भागकर कहां गए थे, गांव। बिना गांव के कुछ संभव नहीं, वो है हमारा कशिश। उसके बल पर और कुछ हो सकता है, उसके बिना कुछ और नहीं हो सकता। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, इस पूरी कृषि व्यवस्था में अगर हम विकास करेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, पब्लिक सेक्टर, यहां अगर 1% आमदनी बढ़ेगी तो पूरे देश की 2% आमदनी। लेकिन उससे भी बड़ी बात, उद्योग किस पर चलते हैं, अखबार पढ़िए, रोज आप पढ़ते होंगे। हमारी महान वित्त मंत्री रोज बताती है कि पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि निवेशक निवेश क्यों नहीं कर रहे। अरे हम तो ब्याज दर घटा के ले आए जमीन पर, 4% पर, 5% पर ले आए। अब आपको क्या चाहिए, कहिए मुफ्त कर दे, लेकिन निवेश तो करिए।
निवेश कौन करेगा? जब से ये मालूम हो कि उसका सामान बिके। अगर सामान ही नहीं बिकना तो जीरो नहीं माइनस में भी कर दो, कोई आपसे निवेश करने वाला नहीं। क्यों अनसोल्ड स्टॉक्स रखेगा? मांग कहां से आएगी? जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम नहीं होगी, इन औद्योगिक सामानों की बिक्री, ये फ्लिपकार्ट और जितना जोमेटो है शहर वाला मिलाकर 3% आबादी को कवर करता है। 3% आबादी को 55% की डिमांड जिस दिन बढ़ गई, उस दिन भारत का निवेशक तो छोड़िए, अमेरिका के निवेशक फायदा लाकर यहां निवेश करेंगे। मैं आज आपसे बताऊंगा। हम अलग ढंग से सोचता था वो कहता था सोचिए तो किधर विकास करना है, पहले कृषि के बारे में बात करिए और कृषि में विकास के लिए ये भी सोच लीजिए कि पहली चीज क्या करनी है। पहली चीज बिल्कुल साफ कर देनी है कि जो किसानों की जमीन है, जो जंगल है, जो कुछ भी है, वो पूरी तरीके से केवल उनके नाम पर होना चाहिए। जब तक उनके नाम पर नहीं होगा, जो उसकी पूजा करता है उसके नाम पर नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं। यही पंडित नेहरू ने लैंड टू द टेलर पॉलिसी बनाई थी, यही लैंड रिफॉर्म हुआ, लेकिन कितना हुआ उसके विषय में बात करता है। कृषि के बाद दूसरा क्षेत्र कौन सा होना चाहिए? बस यही पर समस्या आ जाती है। मैं आधुनिक भारत से कंपेरिजन करने लगता हूं, है ना। एक लेख है, कभी पढ़िएगा, टॉकिंग राइट वॉकिंग लेफ्ट, बोलते बहुत अच्छा है। एमएसएमई को हम देंगे सबसे ज्यादा पैसा। अभी क्या हुआ था जब कोरोना में हुआ था तो एमएसएमई संबंध होने लगी थी, मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उनको सबसे ज्यादा पैसा देंगे, रेहड़ी वालों को सबसे ज्यादा पैसा देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य है, यही पब्लिक सेक्टर। जब हम खोल के देखते हैं तो क्या निकलता है? 20 लाख करोड़ रुपया किसमें दिया गया? कोरोना से वापस बढ़ाने के लिए, है ना। और उसमें से 1.5 लाख रुपया करोड़ बटा, और बाकी क्या कहा गया? सारे एमएसएमई और रेहड़ी वाले क्या लें? उधार ले। जिसके पास खाने की पूंजी नहीं, वो उधार ले करके, है ना। अब आप रोज का चुटकुला भी निकलता है, जो ज्यादा उधार लेता है वो विदेश जाता है, जो कम उधार लेता है वो जेल जाता है। उसके बारे में चुटकुलों से बात करना व्यर्थ है। हम ये कह रहे हैं कि हम लोग बार बार बात करते हैं कृषि की। क्या आपको किसी ने ये बताया कि पिछले 5 सालों में प्रति वर्ष 53,000 किसानों ने आत्महत्या की? भारत के लिए 53,000 तो मतलब चिल्लर है। 135 करोड़ की आबादी में 53,000 मर जाते हैं तो हमारे तो ठीक है, कुछ कम हुए खाने के लिए। बट दिस इज द रियल पोजीशन ऑफ इंडिया। क्यों? हमारी फार्म इनकम को 1950 से लेकर के डबल करते आ गया 2022। मैं किसी सरकार के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। कोई आदमी कहेगा इसके बारे में, इसके बारे में। उदारीकरण की नीति किसने शुरू की थी? ये मेरे नाम वाला आदमी था, मनमोहन सिंह। नहीं, उसने कहा कि उदारीकरण नहीं करोगे तो तेजी से आगे नहीं बढ़ोगे। हम तेजी से आगे बढ़ते चले गए। कहां बढ़ते चले गए? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र माने क्या? सच में भीख मांगने के लिए भी मोबाइल मिल गया लोगों के हाथ में। बिल्कुल करेक्ट, नो डाउट। सेवा क्षेत्र क्या है? दूरसंचार। सेवा क्षेत्र क्या है? बाकी सारी चीज। लेकिन भाई, मोबाइल की सेवाएं नहीं, मोबाइल भी खाया नहीं जाता, है ना। बहुत भूख लगने पर शायद आप खा लें, लेकिन वैसे नहीं खा पाएंगे, मैं आपसे बिल्कुल गारंटी करता हूं। सोचिए, चाहिए क्या? अनाज। चाहिए क्या? वस्तुएं। और इन वस्तुओं का उत्पादन कितना है? देखिए, हम बार बार कहते हैं सरकार के बारे में क्यों नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सरकार को तो अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। सरकार का पहला काम है सरकार में बने रहना, चाहे झूठ बोल के चाहे सच बोल के। हर सरकार यही करती है, हम क्यों नहीं कहते? हर आदमी का यही काम है, उसका फर्ज है। डेमोक्रेसी में वोट पाना है तो पाना है, चाहे जैसे भी। इस सरकार की बात क्यों करें? पुरानी सरकार की बात क्यों ना करें? हर सरकार ऐसे ही करती है। और इस समय तो सौभाग्य ऐसा है हमारे देश का कि कम से कम 8 या 10 प्रांतों में विभिन्न दलों की सरकारें हैं, और वो भी शानदार तरीके से इतना ही झूठ बोलती हैं। भारत का हर राज्य हर चीज में अव्वल है। ये कैसे हुआ?
ये जादू कौन कर लेता है मुझे तो नहीं मालूम। यूपी हर क्षेत्र में अव्वल है, मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में अव्वल है, बिहार हर क्षेत्र में अव्वल है। गजब के लोग हैं, हर एक में हर नंबर 1 है, पता नहीं कैसे है, आई डू नॉट नो। ये बात मैं इसलिए कह रहा था कि जरूर सोचिए जरा, उनको तो काम यही है, हर दिन अखबार में पढ़े कि हम 400 करोड़ का निर्यात पहली बार कर पाए हैं। वेरी गुड। आयात उनका क्या हुआ भाई, पहली बार 627 करोड़ पर पहुंच गए। घाटा कितना हो गया है, 227 करोड़। आप सोचिए कि 227 माने 2.27 बिलियन डॉलर का घाटा, सर 227 बिलियन डॉलर का घाटा है ना। हम ये कहें कि इनसे बेहतर है, उनसे बेहतर, इस बात हम जितनी चाहे करते रहे, जिस क्षेत्र में चाहे करते रहे, लेकिन दीनदयाल जी जो इनके सबसे पहले लेखक हैं, सबसे बड़े लेखक हैं, आरएसएस, मैंने अभी बताया कि उनके लिए क्या है, जैसे महात्मा गांधी के लिए कांग्रेस, हमने उनके विचारों को कभी किसी सरकार के द्वारा, कांग्रेस के विचारों को पंडित नेहरू ने पहले दिन से छोड़ दिया और मनमोहन सिंह ने तो उसको ऐसा दूर छोड़ा कि लौट के आने ही नहीं पाएगा कभी, और इनके विचारों को वर्तमान सरकारों ने इतना पीछे छोड़ा कि पता ही नहीं चलता कहां चलेगा। जस्ट इमेजिन, कोई देश इस बात में गर्व कर सकता है कि हमने 83 करोड़ लोगों को 11 महीने मुफ्त खाना खिलाया। जब ये नौबत आई कि 83 करोड़ को खाना खिलाया तो वो नौबत ही कलंक के योग्य थी, और ये सारे सरकारों के द्वारा थी, क्योंकि पंडित महात्मा गांधी से लेकर के दीनदयाल उपाध्याय जी एक ही बात कहते थे, अगर हर व्यक्ति को अगर हम काम नहीं दे सकते, अगर हम हर व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकते, तो हमारा क्या विकास, समेकित विकास, अभी बताएंगे आपको। शंकर जी उनकी फील्ड में इसलिए बिल्कुल नहीं आना चाहता, अगर कोई गलत बोल दूंगा तो बेचारे डांटेंगे भी नहीं, हमको छोटे ही हमसे, इसलिए नहीं बोलना चाहता, वरना मैं उनकी फील्ड पे भी जाता, क्योंकि मैं आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अच्छा भाई, आप अगर कह रहे हैं तो मैं तुरंत अपनी वाणी को विराम देकर बैठ जाता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं, क्योंकि मेरा काम ये था कि मैं लोगों को जगा डालूं थोड़ी देर, क्योंकि इन्होंने कार्यक्रम 2:30 से 4 का रखा था, ठीक सोने वाला कार्यक्रम संडे वाला था, तो मैंने सोचा जगा दूं, किसी को सोने न दूं। ये मेरा पहला कर्तव्य था जो मैंने पूरा कर लिया है। आगे की बात मैं आगे करता रहता। आगे से सुनाइए आप। के राय जी कह रहे सुलाने का काम हरिशंकर जी पर हम लोग छोड़ देंगे। अगर आप कहें तो 5-10 मिनट बात करेंगे, तो मुझे कोई ऐसा वो नहीं है, जैसे सुन रहा है। देखिए मैं तारीफ की बात नहीं करता, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा टॉकिंग राइट वॉकिंग लेफ्ट, मतलब क्या? हम बात हमेशा किसानों की करते हैं, बात हमेशा एमएसएमई की करते हैं, बात हमेशा रोजगार की करते हैं, बात हमेशा महिलाओं की करते हैं, बात मार्जिनाइज सेक्शन की करते हैं, सब बातें करते हैं, लेकिन कोई एक इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, फिलोसफिकल पॉलिसी उठा के देख लीजिए। जैसे पिछली दफे बैंकों ने कुल कितना ऋण दिया, आपको मैं एक आंकड़ा देता हूं। पिछली दफे यानी 2021-22 में, मैं 22 की मार्च तक की बात कर रहा हूं, 21 मार्च से 22 मार्च, टोटल जो ऋण बांटा गया वो था 35 लाख करोड़। इसमें से गरीबों को कितना बांटा गया वो था 1,40,000 करोड़। बाकी पैसा किसको दिया गया? क्या हमको इसको ढूंढने की जरूरत है? किनको एक अमाउंट कितना बड़ा दे दिया जाता है? 37 करोड़ का, 150 करोड़ का किनको दिया जाता है? बैंकों से पता करते हैं। सरकार सारी बातें कहती है, उनकी किसी बात की बुराई नहीं करता, बिल्कुल सही काम करती है। किसान सम्मान योजना देती है 2,000 रुपए, बहुत अच्छी बात। लेकिन जरा आंकड़े उठा के देखिए, कुल भारत में 10% व्यक्ति जो रोजगार में हैं, हमारे यहाँ एक तरीका निकाला जाता है LPFR, उसके 10% लोग ही महीने में 25,000 से ज्यादा पाते हैं। 90% 25,000 से कम पाते हैं। और सरकार का मिनिमम वेजेस एक्ट कहता है कि 24,000 से कम किसी को न दिया जाए। और सरकार खुद पीपीएफ किसको बांटती है? जिनको 12,000 से कम जिनकी तनख्वाह हो। या तो भाई कानून बना लो अपना 25,000 वाला,
और या तो यही डिस्कस करते थे। हम ये कहना नहीं चाहते कि इनके नजदीक हैं, उनके मित्र हैं, उनके साथ नहीं। हर एक सरकार की यही हालत है, मनरेगा कार्यक्रम चला दीजिए। मनरेगा कार्यक्रम में कितना देंगे? 150 रुपए प्रतिदिन देंगे 5 आदमी के परिवार पर, 30 रुपया प्रतिदिन, और वो भी साल भर में कितना? 100। किस हालत में हमारे लोग काम कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, उनके बारे में क्या सर्वेज हो रहे हैं? क्या ये दीनदयाल उपाध्याय जी की पुस्तकों में साफ साफ नहीं लिखा है? क्या ये महात्मा गांधी की पुस्तकों में साफ साफ नहीं लिखा है? लेकिन क्या वास्तव में हम यही कर रहे हैं? ये सोचने की जरूरत। क्या ऐसा है कि भारत के टॉप 10 घराने, टॉप 10 घरानों की बात कर रहा हूं केवल, भारत की कुल आमदनी का 43% के मालिक है। दिस इज स्ट्रेट, दिस इज सरप्राइजिंग। 10 घराने, मान लीजिए इसमें 70 आदमी, कितने प्रतिशत का मालिक है? 43%। भारत की टॉप 2% पॉपुलेशन, जनसंख्या, माने 137 करोड़ में 2% जोड़ लीजिए, मान लीजिए 2 करोड़ 60 लाख लोग, इनके पास कुल कितनी आमदनी है? 67%। और नीचे के 10% माने 13.70 करोड़ लोगों के पास कुल कितनी, देश की आबादी का कितना टोटल इनकम का हिस्सा है? 0.4%। अगर हम इसी की बात कर रहे हैं तो ठीक है, हम टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं करते। माफ कीजिएगा, मैं आपको ये बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूं कि ना महात्मा गांधी ने कभी टेक्नोलॉजी का विरोध किया, ना पंडित दीनदयाल ने कभी टेक्नोलॉजी का विरोध कभी नहीं किया। उन्होंने कहा हम तकनीक का विरोध नहीं करते, लेकिन तकनीक कौन सी, इसका संदर्भ भारत से तो हो। अगर ऐसी टेक्निक बन जाए कि बहुत बड़ा जूते का कारखाना बन जाए और वहां हमारे 50,000 मोची बेरोजगार हो जाएं या 5 लाख मोची बेरोजगार हो जाएं, तो ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या फायदा होने वाला है देश में? टेक्नोलॉजी चाहिए तो करिए ना, आर्मी में आप लगाइए, नए नए जो चाहे करना हो करिए, बहुत तरह की टेक्नोलॉजी लगाइए, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी जो रोजगार को पूरी तरह खत्म कर दे, इसके बारे में कभी किसी ने सोचा? कोई इसके बारे में बात कर रहा है ना? थोड़ा थोड़ा विरोध हर आदमी करता है, बेरोजगारी बढ़ रही, ये बढ़ रही, वो बढ़ रही, लेकिन अंततः कोई भी आए हमें कोई भरोसे नहीं, ठीक है ना? अब आध्यात्मिकता पर आपकी बोली छोड़ी, मैं अभी वाणी को विराम देता हूं, इसलिए अच्छा नहीं लगेगा कि एक विशेषज्ञ के होते हुए हम लोग इस विषय पर बात करें, समय के विकास पर। आध्यात्मिकता एक अलग उनका पहलू है, वो मेरा बहुत प्रिय विषय है। मैं उस पर बात करने लगता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, इसलिए हम लोग हमारे पास अध्यक्ष हैं अश्विता जी, थैंक यू सो मच। अब मैं अधिष्ठाता डीन संकाय, कला संकाय प्रोफेसर एच.एस. उपाध्याय सर से आग्रह करूंगी कि वह अध्यक्षीय उद्बोधन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और वक्ता हमारे अग्रज आदरणीय प्रोफेसर मनमोहन कृष्ण जी, आपके बारे में इतना जरूर तो होगा कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द यूनिवर्सिटी। आपने आपकी संवाद शैली में व्याख्यान देने की स्टाइल उनकी देखा, जिसमें विद्यार्थी कभी बोर नहीं हुए और सहज भाव से व्यावहारिक दृष्टांतों के द्वारा सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ ये बात करने की कला है, ये उनको विशेष श्रद्धा प्रदान करती है। और आई एक्सप्रेस इट बाई मोर ऑफ हर, कोई फॉर्मल बात नहीं करता, दिल से जाता है। और मैं कोई तो ना कोई विद्यार्थी नहीं था, लेकिन एक सफल अध्यापक के रूप में उनकी जो छवि वो प्रशंसनीय है, नमन करने का है। इस कार्यक्रम के संयोजक अध्यक्ष प्रोफेसर मदन कुमार जी, विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वी.के. राय सर, अंग्रेजी विभाग से पधारे हुए सम्मानित प्रोफेसर एस.के. शर्मा जी,
प्रोफेसर आरपी बुधानिया जी और हमारे संयुक्त सचिव प्रोफेसर मेजर हर्ष कुमार जी, अप्लाइड फिजिक्स के प्रोफेसर राम सुजीत यादव जी, और कितना नाम लें हमारे अनेक महाविद्यालयों से आए हुए डॉक्टर हिमांशु यादव जी, और अनेक विद्यार्थियों में रत्न यहाँ पर उपस्थित हैं। सबका नाम लेना संभव नहीं है, ना आवश्यक है। इतना जरूर मैं कहूँगा कि जब हम लोग यहाँ आए तो 4-5 लोग थे। प्रोफेसर साहब ने कहा कि चलिए 5-7 लोग हैं, बात कर लेंगे। तो हमने कहा महात्मा बुद्ध ने तो 6 धर्म चक्रवर्तन 5 भिक्षुओं शुरू किया, यहाँ तो काफ़ी लोग हैं। और ये मंच की शोभा अगर सुधी श्रोता न तो बिल्कुल निरर्थक हो जाती है। स्वयं बोलिए, स्वयं सुनिए, तो उसमें रस नहीं होता है, उसमें उत्साह नहीं होता। आपने आज एक नेता का ही जन्मदिन है, तो मनीषी थे, पॉलिटिशियन थे और स्टेट्समैन भी थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब नेताओं के पास भीड़ होती है उनका और उत्साह बढ़ता है। लेकिन संडे को भी आपने कार्यक्रम किया और फिर विसर्जन दिन तो भी संख्या पर्याप्त है, और इसलिए हम सभी सुधी श्रोता भाइयों और देवियों को आभार व्यक्त करते हैं इनके रूप में कि आप लोग यहाँ पर आए इस कार्यक्रम में। प्रोफेसर मनमोहन के उनके व्याख्यान के बाद कोई भी वक्ता हो तो सोचे हम बोलेंगे। जो तुम्हें कहा है कुछ छोड़ेंगे आप तब तो हम बोलेंगे। अच्छा, संयोग से मेरे लिए प्लस पॉइंट तो इतना ही है कि मैं कभी को नानू के विद्यार्थी नहीं रहा, न भेद क्या करती। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उस युग के मनीषी थे, विचारक के, नेता, जहां सिद्धांतों की राय। कल मैं एक सेमिनार में इसी विषय पर कुछ बोलने गया था। एक वाइस चांसलर वहां आए थे, उन्होंने संस्मरण सुनाया। 1962 का संभवतः लोकसभा चुनाव था और राजा यमुनेन्द्र दत्त दुबे जौनपुर के थे, जनसंघी थे और आरएसएस थे। उन्होंने पंडित जी से कहा कि आप उपाध्याय पर हैमर करिए, प्रचारित करिए कि ब्राह्मण बहुत क्षेत्र है, आप जीत जाएंगे। तो कांग्रेस का युग था, कांग्रेस को ट्रेडिशनल वोटर्स थे। तो दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि देखिए, गांधी जी ने एक बात कही है, गांधी जी ने एक बात कही जिसको बुद्धिस्ट स्वीकार करता है कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स इज ए डेडली सिन। सिद्धांत विहीन राजनीति एक महापाप है, और मैं महापाप नहीं करूंगा, क्योंकि हमें राजनीति चुनाव जीतने के लिए नहीं करना है, कुछ संदेश देने के लिए। और उन्होंने उपाध्याय भी नहीं लिखा अपने उसमें कि वो दीनदयाल के नाम से चुनाव लड़े, कहीं मेरी जमानत जब हो जाए, हार जाए वाला कुछ। मैं कोई जाति के आधार पर या मजहब के कारण जिसे बदनाम किया जाता है, मजहब के आधार पर जाति नहीं करूँगा। मैं संस्मरण सुना है इसको। अब मैं बड़ी बात जो विचारधारा है उनकी, उसका संबंध अर्थशास्त्र से है, राजनीति शास्त्र से है, भूगोल से है, जो भूसांस्कृतिक राष्ट्रवाद के वो प्रवर्तक हैं, समाज शास्त्र से है क्योंकि लोग सत्ता मानते हैं समाज को, और दर्शन शास्त्र से है क्योंकि वो एकात्म मानववाद या एकात्म मानव दर्शन के प्रवर्तक, यही उसकी मूल फिलॉसफी है, जो उस पर वर्तमान और इसके पहले के भी जो राजनीतिक दल हैं उनका आवरण लेकर के काम करते रहे हैं। कितना उस पर खरीद करें तो आप लोगों को मूल्यांकन करेंगे। दर्शन थोड़ा सा बोरिंग तो होता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस उसका गहरा रिश्ता है। जब एक हमारे प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर रणधीर सिंह, पॉलिटिकल साइंस गोरखपुर थे, एक बार हमारे यहाँ आए, वो लेक्चर दे दे, उनसे मुझे प्रेरणा मिली, से संस्मरण सुना रहा हूँ। तो प्रोफेसर रामलाल सिंह और हम लोगों के साथ हो गए, एक लीडर थे, कोई बनर्जी जी थे वहाँ पर उसके जो थे। तो उन्होंने फिलॉसफी जहाँ किताबें रखी थी
वहाँ उनको कांट की कृति का प्रैक्टिकल रीजन देखना था। तो बनर्जी ने कहा कि सर पॉलिटिकल साइंस किताबें उस सेक्शन में, तो उनका मुझे मालूम नहीं था, कई बार यहाँ आया हूँ, क्या करूँ पॉलिटिकल साइंस वाली किताबें देख कर, हमें थाट पर काम करना है, तो थाट खिलाती मिलेगा, संविधान पढ़ने के लिए। तब मैंने देखा कि पॉलिटिकल थाट का बड़ा गहरा रिश्ता है फिलासफी से, क्योंकि मूल चीज़ें जो पॉलिटिकल फिलासफी है वो उसका पॉलिटिकल तो व्यवहार और सिद्धांत दोनों का एक प्रकार से संबंध है। तो मैं मूल विषय पे आता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अध्यक्ष का काम बड़ा आसान होता है, थोड़ा सा इधर को तक लास्ट बोलना पड़ता है, लेकिन सब कुछ कह चुके हैं। एक बिंदु की चर्चा मैं करूँगा, उनका एक 1965 में जब पार्टी जिसे आप बीजेपी कहते हैं, भारतीय जनसंघ के नाम से जानी जाती है, तो बंबई में एक भारतीय जनसंघ का अधिवेशन हुआ 1965 में 22, 23, 24, 25 अप्रैल। आपको मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि उस समय के राजनेता और उनके अधिवेशन कितने प्रबुद्ध, कितने इनलाइटेंड होते थे। उसी में उन्होंने 4 व्याख्यान दिए 4 दिनों में। 22 अप्रैल को उन्होंने जो व्याख्यान दिया वो राष्ट्रवाद की सम्यक अवधारणा, राष्ट्रवाद की सम्यक अवधारणा पहला व्याख्यान। दूसरे दिन व्याख्यान दिया एकात्म मानववाद, और तीसरे दिन व्याख्यान दिया व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि, और चौथे दिन व्याख्यान दिया जुगानुरूप अर्थ रचना, जिसकी चर्चा भी हमारे मुख्य वक्ता ने किया। अपने युग देशकाल परिस्थितियों के अनुसार इकोनॉमिक पॉलिसी बननी चाहिए। बड़े सरल भाषा में है और उपलब्ध है, चारों जगह आप लोगों ने देखा नहीं था, हिंदी में है। तो मैंने इसे चर्चा की। अब आप सोचिए कि उस समय के अधिवेशनों किस प्रकार की चर्चाएं राजनीतिक दलों में होती थी, वो आज क्या होती, चाहे जो पार्टी, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। और प्रोफेसर मनमोहन जी का लेक्चर भी बिल्कुल तर्क तराजी का लगा, बहुत ऑब्जेक्टिव, इम्पार्शियल बिंदुओं को रहा, तो बहुत अच्छी बात होती है एकेडमिक गैदरिंग की। एकात्म मानववाद की बात है, अगर मैंने उनके चारों लेखों को पढ़ा तो मुझे लगा कि यही मूल चिष्ट एकात्म मानव दर्शन ये है क्या। इसकी पृष्ठभूमि में हम थोड़ा जाएंगे। उस समय 3 प्रकार की विचारधाराएं पूरे विश्व में थी। एक राष्ट्रवाद था। ये राष्ट्रवाद जब रोमन, आप पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के लोग बेहतर जानते होंगे, जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ और कैथोलिक चर्च के विरुद्ध विद्रोह की बात आई, तो स्टार्टिंग ऑफ 2 swords, 2 तलवारों का सिद्धांत, चर्च और राजा, इसमें धक्का लगा और मानववाद आया, ह्यूमनिज्म आया पश्चिम में। ह्यूमनिज्म सुपर नेचुरलिज्म को रिजेक्ट कर रहा है। हम कोई ऐसी चीज नहीं मानेंगे जो अलौकिक हो, वैज्ञानिक न हो, तार्किक न हो, बौद्धिक न हो। पुनर्जागरण काल वगैरह तमाम बातें हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। और इसके परिणाम स्वरूप 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्ध हुए, और इन दोनों विश्व युद्धों में फोकस एक जर्मन राष्ट्रवाद था, हिटलर का नाजीवाद, मुसोलिनी का फांसीवाद, और ये नस्ल पर आधारित था। हिटलर ने कहा जर्मन आर बेस्ट रेस एंड दे हैव बॉर्न फॉर रूलिंग। इसको कहा गया नाजीवादी, फांसीवादी, डिक्टेटर। हम जन्म से श्रेष्ठ हैं और शासन करने के लिए पैदा हुए। पंडित दीनदयाल जी ने इस राष्ट्रवाद को रिजेक्ट किया और कहा कि नस्ल पर आधारित राष्ट्रवाद विश्व शांति के लिए खतरा है। और आप देखते हैं विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें ह्यूमन राइट्स वगैरह की बात आई। उसके बाद यहूदियों का नरसंहार हुआ और उसके प्रभाव में एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी तमाम चीजें हैं। तो इसको उन्होंने कहा ये इस प्रकार का राष्ट्रवाद हिंसा की ओर ले जाता है और अशांति की ओर।
दूसरे प्रकार का विकल्प क्या था? प्रोफेसर साहब ने भी उस तरफ संकेत किया, अमेरिकन और यूरोपियन मॉडल डेमोक्रेसी। जनता को अधिकार मिल गया, फ्रीडम का अधिकार, वोट देने का अधिकार। लेकिन पंडित जी का कहना था कि जो भी डेमोक्रेटिक सरकारें हो, पूंजीवादी से इनका तालमेल हो, जो भी लोकतांत्रिक गवर्नमेंट हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, इनका एक कोलिजन, एक साठगांठ पूंजीपतियों से हो जाता है। आपने उसकी बेहतर चर्चा किया, तो उल्लेख नहीं करेंगे। जो मजदूर खेत खलिहानों में काम करते थे, वह कल कारखानों में, उद्योग धंधों में काम करते हैं, जहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन की दशाएं अच्छी होती। इसलिए यूरोपियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को दोनों से देश के लिए चीज नहीं भारत में। इसका विकल्प क्या है? मार्क्सवाद, साम्यवाद की बात है। और एक कहा कि सबसे प्रमुख समस्या मनुष्य की जीविकोपार्जन की है, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, मार्क्सवाद आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसका परिणाम सर्वहारा की तानाशाही में हुआ और पूरी दुनिया को मार्क्स के झंडे की तरह लाना चाहते हैं। इसके विकल्प के रूप में भारतीय सांस्कृतिक विरासत, भारतीय मूल्यों पर आधारित एकात्म मानववाद का प्रतिपादन। एकात्म मानववाद क्या है? उन्होंने यही शुरू किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन का अर्थ क्या है, मनुष्य क्या है। उन्होंने कहा कि पश्चिम में भोगवादी अर्थव्यवस्था, कंज्यूमर इकोनॉमी का प्रतिपादन किया गया और ये कहा गया अर्थ और काम, जिसको हम भारतीय शब्दों में कह रहे हैं वेल्थ एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, इच्छाओं की पूर्ति और अर्थ, ये दो प्रधान मूल्य हैं। एकात्म मानव दर्शन में है कि प्रधान मूल्य ये है सम्यक अवधारणा नहीं, यह मनुष्य की अधूरी अवधारणा है। मनुष्य मानव जीवन के 4 महत्वपूर्ण आयाम हैं, पक्ष हैं, डायमेंशंस हैं। पहला है कि मनुष्य मन और शरीर है, मनोदैहिक संरचना, साइकोफिजिकल कंस्ट्रक्शन। हमारा शरीर ठीक रहेगा, मन विकारों से मुक्त रहेगा, तो हम शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रहेंगे। शरीर माध्यम फल धर्म शास्त्र, ये हमारी परंपरा कहा गया। इससे उन पश्चिमी विचारकों को समझना चाहिए जो लोग कहते हैं भारतीय परंपरा केवल वैराग्यवादी है, मोक्ष को मानती है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है, अर्थ और काम, शरीर अंतिम लक्ष्य नहीं, ये कुछ अच्छे कार्यों को करने का, अच्छे मूल्यों के अनुसंधान का एक साधन है। इसलिए बुद्ध की बात की, बुद्ध का विषय क्या है? चिंतन या विमर्श, डिस्कोर्स। और इस बौद्धिक विमर्श का ही परिणाम है आज का ज्ञान, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, राजनीति, एवरीथिंग बौद्धिक विमर्श के परिणाम है। तीसरी चीज है हृदय। साइंस विदाउट ह्यूमन वैल्यूज इज डेडली। मानव मूल्यों से रहित विज्ञान, करुणा से रहित विज्ञान, करुणा, दया, क्षमा, प्रेम, धैर्य, डोनेशन, दान से रहित विज्ञान मानव कल्याण की ओर नहीं मिला। इन्हें बौद्धिक विमर्श, बौद्धिक चिंतन के लिए एक हृदय पक्ष में मनुष्य का, जहाँ करुणा है, प्रेम है। और चौथी बात उन्होंने कहा अध्यात्म, आत्मज्ञान। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल लगता है तमाम लोगों को, लेकिन उनका कहना था कि आत्मा क्या है, मैं इसको नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन आत्मचिंतन जो हमारे व्यावहारिक जीवन से परे है, जो जन्म के पहले और मृत्यु के बाद वाली अवस्था है, जो परमार्थ जिसको कहते हैं, परमार्थ कहें, गॉड कहें, ईश्वर कहें, मोक्ष कहें, उन्होंने कहा इस तरफ जाने की मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा हो। पश्चिम के विचारकों में भी यह है, उन्होंने कहा निसस फॉर होल, निसस ऐसी इच्छा का दमन नहीं हो सकता है, अदम्य इच्छा शक्ति कि हमारे जीवन के बाद क्या होगा इस पर हम विचार करेंगे, चाहे कुछ हो चाहे न हो।
और वहीं पर आत्मचिंतन की बात आती है। कहा कि इन चारों आयामों के अनुरूप भारत में एक वैल्यू सिस्टम है जिसको नाम दिया जाता है धर्म काम मोक्ष संपत्ति की चर्चा करेगी। केवल मोक्ष और धर्म की चर्चा थोड़ा करनी पड़ेगी एकात्म मानववाद के संदर्भ में। मोक्ष क्या है इसके बारे में कोई कुछ कहता नहीं। बुद्ध ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन इस पॉइंट का व्यू से कि मोक्ष का कोई ये कहे कि मरने के बाद मोक्ष मिलता है, ऐसी बात एकात्म मानव दर्शन से मिल नहीं सकती। किसी जीवन में अगर हम अपने मानसिक विकारों से मुक्त हो, किसी जीवन में बड़ी दुर्बलताओं से मुक्त हो, जैसे कुछ महापुरुषों का जीवन है, बुद्ध है, महावीर है, तो हम मनुष्य के बीच में रह करके उनसे प्रभावित हो। जैसे पद्म पत्र एवं अमृता, जैसे जल का कमल का पत्ता जल में रहते हुए उससे प्रभावित नहीं होता। तो इस दृष्टि मोक्ष की बात समझ में आती है। उन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं, लेकिन ये कहा कि मोक्ष आत्मज्ञान आत्मचिंतन मनुष्य की स्वाभाविक जिज्ञासा है, इसको रोका नहीं। तो एक वैल्यू सिस्टम होना चाहिए। तीसरी बात जो तमाम मिसकंसेप्शंस हैं उनके विचारों के बारे में, उनकी पार्टी के विचारों के बारे में, कि हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, ऐसा कहीं नहीं कहा है। उन्होंने कहा विविधता में एकता, डायवर्सिटी, यूनिटी इन डायवर्सिटी, या बहुलता, बहुलता में एकता। कि भारतीय संस्कृति का, भारत की जलवायु का, भारत भूमि की बहुत प्रमुख विशेषता है। आप लोग देखिए जब बोर होइएगा तो फिर करते काम कम कर देंगे, हम ज़्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि इस दिन पर थोड़ा बात करना था उनका नहीं। तो उन्होंने कहा कि अनेकता परिधि पर है। अनेकता हमारा जो सामूहिक चिंतन है, हमारा जो सामूहिक चिंतन की प्रवृत्ति वो हमारे परंपरा से आती है। हमारे यहाँ एक ईश्वर नहीं है, ईश्वर एक है, लेकिन उसके अवतार 24 हैं। और बुद्ध को भी देखिए, सनातन धर्म और हिंदू धर्म में अंतर क्या है? हिंदू धर्म जब विकसित हुआ तो उसमें बुद्ध और महावीर को भी भारतीय ऋषियों का सम्मान किया गया, और शुरू माना जाता है बुद्ध और वैदिक परंपरा में टकराव। उन्होंने कहा कि सारी विचारधाराएं हमारे वेदों परंपरा दी आई हैं, ये सब सुधारवादी आंदोलन की तरह होते। तो हमारे यहाँ ईश्वर तो एक है, उसके अवतार 24 तीर्थंकर है, सिखों के 10 गुरु हैं, एक कुरान एक बाइबल नहीं, हमारे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण। तो ये सामूहिक चिंतन की प्रवृत्ति, अनेकता की ये प्रवृत्ति प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। जिन लोगों ने इसको मिटाने का प्रयास किया तो कभी सफल नहीं हुआ, चाहे वो मार्क्सवाद हो या चाहे एक बार भी नारा आया था कुछ कट्टरपंथियों का, कोई इसको इस्लामिक धर्म बना दिया। तो ये उन्होंने कहा ये कामयाब नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्योंकि उन्होंने इस्लाम का इस प्रकार की बातें की गई थी, तो उन्होंने कहा ये अनेकता को मिटाने का प्रयास कामयाब नहीं होगा, तो उसको लोगों ने जोड़ लिया। लेकिन उनका अनेकता इन जनरल था। मुख्य चीज क्या है? केंद्र में एकता। ये एकता कैसे आएगी? मनुष्य एक 4 पक्ष है, आत्मा भी है, आत्मा का विस्तार कॉस्मोस तक, सृष्टि तक। और इसके लिए उन्होंने हमारे जो वेदांत की परंपरा है, उपनिषदों का की बात किया। तैत्रीय उपनिषद है जिसमें कहा गया है एक ही परमात्मा, एक ही चेतना का विकास, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश में जड़ जगह। आप देखिए हमारी माइथोलॉजी में है, भगवान नृसिंह ने खंभे फाड़ करके अवतार दिया था, जड़ से पैदा हुआ। जैसे लोग वनस्पतियाँ, इसको कहा गया प्राणमय कोश। आप वैज्ञानिक रूप से जानते हैं, जगदीशन दत्त ने सिद्ध किया है कि वनस्पतियों में प्राण है। मनोमय कोश, पशु और पक्षियों का जगत, मानवीय प्राणियों का जगत। और चौथा विज्ञानमय कोश जो मनुष्य है, और इससे पर है आनंदमय कोश। तो सब कुछ एक ही चेतना का विकास, प्रकाश, तस्य भाषा सर्वविदम विभाग, सब उसी का प्रकाश है, विकास है, प्रकाश है, परम चैतन्य।
तो विरोध कहाँ? सारी अनेकताओं में वह चैतन्य अंतर्व्याप्त है। और इस बात का मुझे स्मरण आ रहा है, गोस्वामी तुलसीदास ने एक ऐसी स्थिति का बात किया, हर एक व्यक्ति नारायण रूप है। उन्होंने कहा है कि तुलसी के संसार में सबसे मिलियोधाय, ना जाने के देश में नारायण मिल जाए। तो जो परंपरा, जो विचारधारा मनुष्य मात्र में नारायण का रूप देखती है, पशुओं और पक्षियों में भी चेतना मानती है। और हमारी परंपराओं देखिए, तो विसर्जन में कौवा, कुत्ता, सबको दिया जाता है, वो कैसे किसी की देखा करता है? वो अनेकता खंडन कहा करते हैं। हाँ, एकता अंतर्व्याप्त है। अगली बात प्रोफेसर मनमोहन जी ने चर्चा दिया था, दो लोगों को उन्होंने उल्लेख किया, कौटिल्य का, चंद्रगुप्त का और शंकराचार्य। हमारे यहाँ एक रूढ़ परंपरा थी कि क्षत्रिय ही राजा होता और सन्यासियों के लिए था कि सन्यासी किसी भी दाह संस्कार में भाग नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा धर्म जो है, धर्म का दो पक्ष, धर्म मतलब रिलीजन नहीं। उन्होंने वैशिष्टों का उदाहरण दिया है, या तो अभ्युदय निर्दय सिद्धि सधर्म, जैसे अभ्युदय में लौकिक उन्नति और परमार्थिक प्रगति भी, वो धर्म जीवन को समग्रता में देने। लौकिक अभ्युदय का प्रतीक कौटिल्य। कौटिल्य ने, उन्होंने कहा एक झोपड़पट्टी पर रहने वाले ब्राह्मण ने एक मुरा नाम की दासी से उत्पन्न दलित मगध साम्राज्य का राजा बनाया। उसके गुणों को देख करके, जात को देखकर नहीं, वर्ण को देखकर, जितने विदेशी आक्रांताओं से भारत की रक्षा की। शंकराचार्य जब संन्यास लेने जा रहे थे, तो संन्यास की परंपरा में था कि बिना माता से परमिशन लिए हुए संन्यास नहीं ले सकते। उनकी माँ ने कहा कि एक मात्र पुत्र हो, अगर तुम चले जाओगे तो मेरा दाह संस्कार कौन करेगा? शंकराचार्य ने उनको वचन दिया था कि मैं इसे करूँगा, मैं दाह संस्कार करूँगा। और मरने के बाद परंपरागत सन्यासी परंपरा के रूप को तोड़कर उन्होंने माँ का दाह संस्कार, कर्मकांड वगैरह से बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई अंतिम सत्य नहीं कर्मकांड। तो मैंने इसलिए इनकी चर्चा किया कि उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण था, इसीलिए वो जात के आधार पर चुनाव नहीं करेंगे, मजहब के आधार पर चुनाव करने के लिए। तो ये उनके विचार थे। विकास का मॉडल हेगल ने कहा विकास के लिए विरोध आवश्यक है, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस का मॉडल दिया। मार्क्स ने इतिहास का बहुत अच्छा विश्लेषण किया, क्लासवाद, वर्ग संघर्ष को विकास के लिए आवश्यक माना। अभी रिसेंट में कुछ पहले, करीब 20 साल पहले किताब आई हटिंगटन, सैमुअल हटिंगटन, क्रैश ऑफ सिविलाइजेशन, और ये कहा कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उन्होंने दिखाया है कि दोनों ही खतरनाक, सबको क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं और सबको इस्लामीकरण करना चाहते हैं, दोनों में टकराव। क्रैश ऑफ सिविलाइजेशन, आप डार्विन से परिचित हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दीनदयाल उपाध्याय ने सबको रिजेक्ट कर दिया, सबको रिजेक्ट किया, कहा कि भारतीय परंपरा में ये चल रहा है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जंगल राज है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति कमाता है और सबको खिलाता है, हमारी परंपरा में। आज वो एटॉमिक फैमिली का जुग आ रहा है, सब बदल रहे हैं कि पहले परंपरा क्या था, ऋग्वेद में 100 लोगों परिवारों का उल्लेख, तो उनका ये नहीं। और जो मॉडल अभी आपने चर्चा किया था, यूरोप के लिए उपयुक्त है, आवश्यक नहीं कि भारत की जलवायु के लिए उपयुक्त है। दवाइयों की बात किया हुआ, मेडिसिन, मनुष्य के सारी दुनिया में शारीरिक संरचना एक है, लेकिन वही मेडिसिन आपको सूट करेगी, यूरोप के आदमी सूट नहीं करेगी। तो देश की जो विषय, हर एक कल्चर की अपनी विशेषता होती है, उसके विपरीत नहीं होता। विरोध से विकास नहीं होता।
हमारे यहाँ 4 वर्ग हैं, 4 वर्ग हैं। ये 4 वर्ग उन्होंने विराट की कल्पना की कि विराट की अव्यक्त चारों वर्ग है, जो ऋग्वेद में आया है, ब्राह्मणों आतिथ्य, कि विराट के 4 फंक्शन हैं, इनमें टकराव नहीं है। हर एक वर्ग, चाहे ये चाहे जात कहें, अपने आप में अपने नाई का काम धोबी नहीं कर सकता, प्रोफेसर नहीं कर सकता, मोची का काम दर्जी नहीं कर सकता। ये सब अपूर्ण है और एक दूसरे को दूसरे की जरूरत है, आवश्यकता है। ये सब एक दूसरे की पूरक, ये प्रतियोगिता नहीं है, सहयोग है। हमारे विकास का मॉडल कोऑपरेशन है, नॉट कंफ्लिक्ट। ये उन्होंने सारी विचारधारा क्लैश ऑफ नो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, नो क्लास वार, नो डायलेक्टिव, नो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये उनका था कि पूरे समाज को एक साथ लेकर चल देगा। और उन्होंने एक चीज में और बताकर के बात समाप्त करूंगा, इसका गहन संबंध है भू सांस्कृतिक राष्ट्र। राष्ट्र की कल्पना जब उस राष्ट्र को रिजेक्ट किया उन्होंने, उस राष्ट्रवाद को जो बस पर आधारित था, का राष्ट्र 4 चीजों से बनता है। राष्ट्र और राज्य में अंतर है। जिन संस्कृतियों में राष्ट्र और राज्य को एक माना वह मिट गई। आज प्लेटो और अरस्तु या सिकंदर का यूनान कहाँ, यूनिसस और हेरोडोटस का यूनान कहाँ। लेकिन हमारी जो परंपरा है, 3000 साल पहले हमारे जो शादी विवाह और समाज के नियम थे, पितृ विसर्जन के नियम थे, नवरात्र आ रहा है, देवियों के पूजन के नियम तो चले आ रहे हैं। क्यों कि we did not identify nation with state। हमने राज्य को देर जो सोशल कंट्रैक्ट थे, लाख पूर्व में कहा राज्य और समाज की उत्पत्ति के लिए सिद्धांत या सामाजिक समझौते का सिद्धांत। आप पॉलिटिकल थॉट लोग पढ़ते होंगे, उन्होंने कहा सामाजिक समझौते से कोई राष्ट्र नहीं पैदा होता। राष्ट्र जन्मजात होता, इन्नेट सेल्फ काज है, मतलब राष्ट्र स्वयंभू है, स्वयं पैदा होता। किसी मोहल्ले में 100 हिंदू, 100 मुसलमान, 100 ईसाई, 100 सिख और पारसी बसा देकर राष्ट्र बन जाए वहाँ पर, कोई राष्ट्र पैदा होगा। इस राष्ट्र के लिए जरूरी है अपनी जन्मभूमि के प्रति लगाव। जैसे आप देखते हैं बीजेपी वाले आज लोग नारा देते हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, रामेश्वरम, इनके प्रति चाहे कन्याकुमारी के व्यक्ति हो, बद्रीनाथ दस्तक कर दिया था। क्यों जाता है? यहाँ की नदी, यहाँ के पहाड़, यहाँ की सब चीज़ें हमारी जन्मभूमि के लिए। भगवान राम लंका में जब भीषण विजय प्राप्त हुई तो उन्होंने कहा कि लंका स्वर्णमयी थी, अब स्वर्णमयी लंका नने लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गात। हम इस लंका में क्या करेंगे? इसलिए वहाँ का राज भीषण स्ट्रोक किया। और आज के लोग होते तो वहाँ तुम्हारे गवर्नर बैठा देते, सोनी लंका क्यों छोड़ी है, लेकिन वो चले आए जन्मभूमि पर। ये लगाव मनुष्य और पशु पक्षी सब में समान रूप से, ये इन्नेट है, जन्मजात है, ये कम है। और हमने जो कहा विचार में कौटिल्य और शंकराचार्य, तीसरी चीज महापुरुष राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, कबीर, तुलसी, महावीर, ये सब हमारे देश के महापुरुष, चाहे जिस परंपरा के आप उनका सम्मान करते हैं। तो इन चीजों के आधार पर उन्होंने कहा कि राष्ट्र इस प्रकार से होता है। राष्ट्र के बारे में अगर थोड़ा बहुत और कहना हो तो पूछो, राष्ट्र की आत्मा एक बड़ा टेक्निकल शब्द है, चित्त। ये चित्त क्या है? चाहे राष्ट्र की आत्मा, राष्ट्र की प्रकृति, हर एक राष्ट्र की अपनी एक चित्त होती है, जो चित्त के अनुकूल होता है उसे अपनी कल्चर में स्वीकार कर लिया जाता है। कल्चर परिवर्तनशील हो सकती है। आज हमारी सभ्यता संस्कृति कुछ है, कल कुछ हो जाएगी, बहुत बदलाव आते हैं, लेकिन चित्त परिवर्तनशील नहीं होती। हमारे राष्ट्र में जो चित्त के अनुकूल होता है उसे कल्चर में एडाप्ट कर देते हैं, और जो प्रतिकूल होता है उसको विकृत क्या करके रिजेक्ट कर देते हैं। अंतिम बात है कि उन्होंने एक उदाहरण दिया, प्रहलाद जब पिता का विद्रोह किया, विभीषण ने राजद्रोह किया, भ्रातृद्रोह किया,
किरण ने अपने मामा की हत्या किया, भरत ने अपनी माँ को अपशब्द कहा, तजो पिता प्रहलाद विभीषण भरत तजो मरता है। लेकिन हम उनको रिजेक्ट तो नहीं करते हैं, कोई राजनीतिक कारण नहीं चाहिए। हम भरत की निंदा नहीं सुन सकते हैं, भरत को ऐसा भाई, ऐसा भक्त। प्रहलाद क्यों इनके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं? दुर्योधन के प्रति हमारे मन में रहता है कि सूचाग्रम दास्याम जो ध्यान बिना केशव, जो बिना सुई की रोक पर उसको रिजेक्ट कर दिया। हमारी युधिष्ठिर के प्रति, पांडवों के प्रति सहानुभूति क्यों है? क्या ऐसा कोई राजनीतिक कारण है? दो पॉइंट कर दिए, हमारी चित्त के अनुकूल है, हमारी चित्त के अनुकूल है, हमारे राष्ट्र की संस्कृति पीढ़ी से स्वीकार कर दिया गया। और अंतिम बात है, अनेकता की जो बात है, अनेकता जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करें, ऐसा नहीं करते। उपासना पद्धतियां अनेक, अनेकता में दिया जाता है। हमारे यहाँ ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है। एक ध्यान लगाता है बुद्ध और महावीर, कोई ईश्वर की बात नहीं करते हैं, ध्यान के मार्ग से एनलाइटनमेंट को प्राप्त करते हैं। मीरा, चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं, कीर्तन गाते हैं, तो उस माध्यम से जाते हैं। आप मस्जिद में जाएं, मंदिर में जाएं, गुरुद्वारा में सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि आपका राष्ट्र के प्रति, अपने जन्मभूमि के प्रति कि आपका लगाव सच्चा निष्ठा है, ये बात है। और ये राष्ट्रीयता संकीर्ण नहीं है, भी आरोप है। जब हम विश्व चेतना की बात कर रहे हैं तो संकीर्णता है। राष्ट्र सीमाओं में हर एक राष्ट्र कह रहे बात चाहते हैं लोग करें, अपने राष्ट्र की बात सब लोग करते हैं। तो उपाध्याय जी ने अंतिम बात को कहकर के मेरी बात खत्म कर रहा हूँ। इसी से शिक्षा का मार्ग डिसाइड होता है। उन्होंने कहा मनुष्य की 5 जरूरतें हैं। नंबर 1 रोटी। रोटी का मतलब ये नहीं कि 2-4 रोटी दे दीजिए हो गया रोटी। संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट, ये नागरिक का अधिकार होना चाहिए। और समाज और राज्य दोनों इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। कपड़ा का तात्पर्य ये नहीं है कि जाड़े की ठंडी में किसी को सूती कपड़ा दे दीजिए, मार्किन कपड़ा पहना दीजिए। ऋतुओं के अनुरूप वस्तु। और झुग्गी झोपड़ियों वाला मकान नहीं, ऐसा मकान जहाँ लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, रहने का सुकून हो, और शिक्षा। और शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य राज्य के अंतर्गत होना चाहिए कि जिस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, उस देश की गुणवत्ता ठीक नहीं होती, तो डेवलप्ड नेशन फिर नहीं है। चाहे जैसे व्यवस्था करें, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के नागरिकों को मिलना चाहिए। और 3 चीजें ये कहें, रोटी, कपड़ा और मकान, तो मिलना नहीं। अब आज़ादी के बाद हमारी सरकारों ने किन बिंदुओं पर कितना काम किया, कितना कर रही हैं, इसका मूल्यांकन हम आप सभी जनों को छोड़ देते हैं और यहीं से अपनी बारी को। कार्यक्रम को दर्शन और आध्यात्मिकता का रूप देकर एकात्म मानववाद और राष्ट्रवाद को आसान शब्दों में समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अंतिम चरण में मधुरेन सर कुछ औपचारिक घोषणाएं करेंगे। सर का स्वागत। इस पीठ की स्थापना के तत्काल बाद एक रोड मैप तैयार किया था हमने। इस पीठ के माध्यम से विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएं, संचालित होंगी और आर्थिक गतिविधियां। उस श्रृंखला में सबसे पहले चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कृपा दृष्टि उतनी सहज और तात्कालिक नहीं थी, लेकिन फिर भी लगा कि जब मेरा यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गया है तो इस पीठ के माध्यम से कुछ काम को शुरू किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले इस पीठ के माध्यम से एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, और जिसमें विश्वविद्यालय तथा इसकी अंगीभूत इकाइयों, विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने अत्यंत सक्रियता से प्रतिभाग किया था।
और इसमें लगभग हमें 46 निबंध प्राप्त हुए थे। उनमें से यह तय करना बहुत कठिन था कि जैसे हम कहते हैं कि खेल में कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन सकारात्मक रूप से कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि एक तो जीता, दूसरा करीब करीब जीता। वैसे ही इस निबंध प्रतियोगिता में जिसने श्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त किया है, जिन बच्चों ने, वो तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन जिन्होंने प्राप्त नहीं किया है वो भी लगभग श्रेष्ठ के नजदीक थे। इसलिए इस पीठ के माध्यम से जो एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, मैंने ये घोषणा की थी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती समारोह में ही इसकी घोषणा की जाएगी, और शायद वे प्रतिभागी भी इस सभागार में कुछ उपस्थित हैं। कुछ की सूचना मिली है, उनको दूरभाषिक सूचना मैंने दे दी थी। साक्षी सोनी ECC BA पार्ट 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, इनके लिए आप इनका हर्षवर्धन कीजिए। प्रथम पुरस्कार प्राप्त अभी बुलाएंगे। दूसरा पुरस्कार कृष्ण नंदन सिंह ने प्राप्त किया है, BA पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है हिमांशु सिंह को, जो ECC डिग्री कॉलेज के हैं। तृतीय पुरस्कार में नेक टू नेक फाइट थी, इसलिए हमने दो विद्यार्थियों को जो बिल्कुल एक स्केल पर थे, इसलिए दो विद्यार्थी जो दो प्रतिभागी तृतीय पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, हिमांशु सिंह और पुरुषोत्तम नारायण। हिमांशु सिंह ECC डिग्री कॉलेज के हैं और पुरुषोत्तम नारायण BA पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के। सांत्वना पुरस्कार मैंने कहा कि 3 विद्यार्थी जो करीब करीब कुछ अंक, कुछ पॉइंट से वो मिस कर गए, लेकिन फिर भी पीठ ने उनका उत्साहवर्धन करने के लिए कुछ सांत्वना पुरस्कारों की भी घोषणा की है। तो इसलिए नीरज गौड़, ये ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के हैं, इनको सांत्वना पुरस्कार। सिद्धार्थ सुमन सिंह, ये भी ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के हैं, और अभय यादव, ये BSc पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के हैं। अब मैं अपने अतिथि द्वय से अनुरोध करूंगा कि इन प्रतिभागियों को अपने कर कमलों से पुरस्कृत कर इनका हौसला अफजाई करें। साक्षी सोनी प्रथम पुरस्कार। साक्षी सोनी सर, प्रोफेसर मनमोहन कृष्ण जी और अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करूंगा कि हेड साहब आप पुरुषोत्तम नारायण आइए। ये भी संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार विजेता हैं, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के BA पार्ट 3 के विद्यार्थी हैं पुरुषोत्तम नारायण। सिद्धार्थ सुमन सिंह, आइए दौड़ के आइए तेजी में। इनके प्रमाण पत्र हैं अभय यादव। एक बार तालियों से इनका आवर्धन करें। धन्यवाद। मैं एक घोषणा और करनी है, जो धन्यवाद, औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन जो विभागाध्यक्ष महोदय के द्वारा किया जाएगा। मैं एक
घोषणा वो ये है कि प्रयाग सिर्फ नदियों का संगम नहीं है, यह सभ्यताओं का, विचारों का, विमर्श का संगम, संगीत का संगम, यह विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों का संगम। संगम की इस पुनीत परंपरा का परिपालन करते हुए इस पीठ के माध्यम से बौद्धिक विमर्श का एक नया संगम तैयार करें, इसके लिए हमने विभिन्न व्याख्यान श्रृंखलाओं के आयोजन का निर्णय लिया है और जो समय समय पर आपको उन आयोजनों की सूचना प्राप्त होती रहेगी, ताकि यह पीठ निरंतर सक्रिय रहे और अपने अकादमिक विमर्शों के माध्यम से, पुस्तक प्रकाशन के माध्यम से, शोध के माध्यम से विश्वविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन के कुछ आयामों को अगर राष्ट्रीय पटल पर स्थापित कर सके तो शायद यह विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। मैं इस शब्दों के साथ मैं चर्चा को पुनः आमंत्रित करता हूँ कि वो आगे। घोषणाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम के औपचारिक समापन के लिए धन्यवाद ज्ञापन हेतु विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बीके राय सर को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। इस आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस जन्म शती समारोह में दीनदयाल उपाध्याय के चेयरपर्सन द्वारा जो ये आयोजित इतना महत्वपूर्ण और अच्छा संगम, इन्होंने जिक्र भी किया कि संगम जो है वो मात्र नदियों का मिलन नहीं, विचारों का मिलन, सभ्यताओं का मिलन, दो तरह की धारा का आज मिलन हुआ। एक तरफ जहां चित्त के रूप में हमारे आंतरिक मन को छूने वाले उन सैद्धांतिक पहलुओं को छुआ गया आदरणीय अध्यक्ष महोदय द्वारा, वहीं व्यवहारिक और तथ्यात्मक तरीके से ये व्यंग नहीं था, ये कटाक्ष नहीं था, जिस वास्तविकता के द्वारा आपको उद्वेलित किया गया, ये अपने आप में एक ऐसा महत्वपूर्ण विधा है जिसमें सक्षमता बहुत कम लोगों को, ये जिस तरह से इतने कठिन विद्वान को जिसको समझ पाना आज भी मेरे लिए एक अबुझ पहेली है। आज सुबह सुबह जब मैं एकात्म मानववाद की धारणा को समझने का प्रयास कर रहा था तो इसी चित्त को बहुत अच्छी तरह से आपने सुना, इसी चित्त पर अटका हुआ। तात्पर्य ये है कि ये जो अपने आप में इस कारण से साधुवाद के मैं देना चाहूँगा अपने इसके आयोजक महोदय को, मदेन जी को, बहुत ही सुंदर आपने चयन किया था। ऐसा वक्ता बहुत कम देखने में आता कि दो ही वक्ताओं ने संपूर्णता में इस पूरे व्याख्यान माला को या इस पूरे आपके इसको समेकित कर दिया। और संभवतः जो जिस एकात्म मानववाद की परिकल्पना या एकात्मकता की परिकल्पना मानव के दृष्टि से संपूर्णता में किया है पंडित जी ने, उसको साकार किया हमारे इन दो जो महानुभाव थे, विद्वान थे और हम सब के अग्रज। उन्होंने जिस तरह की दिशा निर्धारित की है, मदेन जी आपके लिए आसान नहीं होगा इस पर अपनी व्याख्यान मालाओं को आगे बढ़ा पाना, क्योंकि जिस का प्रारंभ इतना वेल बिगन इज हाफ डन, तो जिस तरह से ये विषय चला और जिस तरह से मैं तो 2 घंटे बिल्कुल स्पेल बाउंड, नींद कहाँ आ रही थी,
नीति को झकझोर दिया था प्रारंभ में ही। और अच्छा हुआ कि पहले सर ने बोल दिया, नहीं पहले यदि सिद्धांत आता तो शायद कठिनाई होती लोगों को जागृत होने। तो मेरा कार्य बहुत सरल था, क्योंकि इतनी देर से मैंने जो मंथन किया तो मैंने पाया अपने आप में कि ये और इन्होंने चलते चलते तीर भी जोड़ दिया, घोषणाएं भी इतनी सारी कह डाली हैं। तो मैंने कहा कि इनका उत्साहवर्धन इस प्रकार से हो कि ये चीज़ों को और ऊंचाई पे ले जाने की ओर प्रयास करें, जो संभव नहीं होगा जल्दी शीघ्रता में। तो विद्यार्थी उससे ऊंचा प्रयास करेगा सुनने का, समझने का और सार्थक जो है वह विमर्श करने का। अब मैं अपने मूल विषय पर आ जाता हूँ, जिसके लिए मुझे पुकारा गया। दायित्व मेरा सिर्फ इतना है कि मैं अपने सभी आगंतुक अतिथियों का, मुख्य अतिथि, आज के मुख्य वक्ता, बहुत ही ओजस्वी वक्ता और हम सबके बहुत ही गार्जियन के रूप में रहे प्रोफेसर मनमोहन जी का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने वास्तव में इन्हें पता नहीं था, पता था ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मधुरेन जी आज किसी भी तरह से इनको सूचना नहीं मिल पाई थी। जब मैंने सूचना किया तो आश्चर्यचकित थे, यार आज ही है क्या? तो मैं भी पहले घबराया कि मुख्य वक्ता ही हमारा यदि विखंडित हो जाएगा तो हम लोग तो खंड खंड हो जाए। तो इसलिए मैंने कहा नहीं सर, बहुत ही विनम्रता पूर्वक, जो सामान्य रूप से हमारे स्वभाव के विपरीत है, मैंने बहुत विनम्र होने की प्रयास किया। सर ने कहा यार इसकी जरूरत नहीं है, इतना विनम्र होने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे आना ही है। अब आप छोटे भाई हो, कहे हो तो आना ही है। हमने कहा कि नहीं सर, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको हम लोग समय से सूचित नहीं कर पाए। तो इसलिए आप विशेष धन्यवाद के पात्र हैं कि अपने बहुत सारे जो है ऐसे आपके एंगेजमेंट्स होंगे, तो सोने कहना होता है, सोने का आपको कहाँ फुर्सत। तो ये तो जहाँ भी आपने अपना समय कट किया और हम लोगों को दिया, हम आपके से अनुग्रहित हैं। आदरणीय हमारे दूसरे बड़े भाई की अध्यक्षता कर रहे सभा की प्रोफेसर हरिशंकर उपाध्याय जी, इनको सुनना हमेशा रोचक लगता है और नई बात कुछ ना कुछ क्योंकि गांधी भवन में जब भी कोई कार्यक्रम होता तो ये दो वक्ता हमारे लिए बहुत हमारे एक प्रकार से संकट मोचक थे। और जितने भी कार्यक्रम हो, सारे कार्यक्रमों में इन दोनों लोगों ने समय को पूरी तरह से बांध के रखा। उस पूरे सभागार में भीड़ भी बहुत होती थी, इसमें कोई तो उदाहरण, आज भी विद्यार्थी तो बहुत इतनी कल्पना नहीं की गई, लेकिन अच्छा मधेन जी का प्रयास था। तो मैं बड़े भाई एच.एस. उपाध्याय जी का साधुवाद देना चाहता हूँ। प्रोफेसर एस.के. शर्मा साहब, जो इन अंग्रेजी विभाग में हम लोगों के सहयोगी हैं, मैं उनका भी साधुवाद करना चाहता हूँ। अपने सहयोगी प्रोफेसर राजपाल बुधानिया जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। कार्तिकेय जी हैं, यादव जी हमारे जेके इंस्टीट्यूट से आए हुए, पूरा समय से पूर्व से आए और बहुत समय दिया उन्होंने। मेजर हर्ष जो समय निकाल कर आए, आशीष जी, हिमांशु, सारे जो विद्यार्थीगण हैं हमारे, उन सभी को इस बात के लिए कि विशेष रूप से आप जब यहाँ से जाएं तो जो बातें यहाँ कही गई और जो एकात्म मानववाद का मूल जो कि मानव कहाँ है, द सर्च ऑफ मैन विद इन द मैन की जो थ्योरी है कि व्यक्ति को व्यक्ति में ही खोजना है, उसको खोजने का प्रयास करिए।
और बाहर के व्यक्ति में नहीं, अपने ही अंदर झांकने का प्रयास कीजिएगा, लुक दाइसेल्फ, तो आपको इन दोनों विद्वानों के सार्थकता आज के इस जो सारगर्भित जो संभाषण था, जो हमारा ये सभा थी, उसका उद्देश्य पूर्ण होगा और आप सभी लाभान्वित होंगे और आगे भी इसको ले जा सकेंगे। इस विभाग के सभी कर्मचारी, सभी विद्यार्थी, शोधार्थी, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो हम लोग कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने की घोषणा। धन्यवाद।